Hello everyone, welcome back. This is part 4 of chapter 15, Some Natural Phenomena. In this video, we will discuss about next natural calamities, that is earthquakes. प्रीवियस वीडियो में हमने लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. यू जस्ट लर्नड अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग. In class 7th, you learnt about cyclones. These natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. तो आपने प्रीवियस वीडियो में लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के बारे में समझा था. क्लास 7th में आपने साइक्लोन के बारे में भी पढ़ा. These natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. ये जो नेचुरल फिनोमिना हैं इनसे जो है वो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को लार्ज स्केल पे जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है. मतलब ये इतने ज़्यादा इनका इफेक्ट होता है कि जिससे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज हो जाती हैं. फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. लेकिन ये जो फिनोमिना है भाग्य से इन्हें हम पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हमें पता चल जाता है कि ये साइक्लोन या थंडरस्टॉर्म जो है वो आने वाला है. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. वेदर डिपार्टमेंट हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि थंडरस्टॉर्म जो है वो डेवलप हो रहे हैं. तो हमें उनसे जो है हम अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning एंड साइक्लोन्स accompanying इट. अगर एक थंडरस्टॉर्म होता है तो हमेशा ये संभावना होती है कि बिजली भी चमकती है और साइक्लोन्स भी उसके साथ साथ होता है. सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना. तो हमें टाइम मिल जाता है कि हम अपने आप को इन नेचुरल क्लैमिटीज से प्रोटेक्ट कर सकें. इनसे होने वाले डैमेज से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. There is, however, one natural phenomena which we are not yet able to predict accurately. लेकिन एक फिनोमिना ऐसा है जिसे अभी तक हम ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं. इट इज़ एन अर्थक्वेक. तो ये कौन सा फिनोमिना है? ये अर्थक्वेक है. अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ मीन्स भूकंप का आना. हिंदी में हम इसे भूकंप कहते हैं. धरती का ट्रैम्बल होना, धरती में कंपन का प्रोड्यूस होना, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल. इससे ह्यूमन लाइफ को और प्रॉपर्टी को लार्ज स्केल पे डैमेज होता है. बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो लाइफ और प्रॉपर्टी का होता है जब अर्थक्वेक आते हैं. ए मेजर अर्थक्वेक occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangdhar towns of North Kashmir. तो बहुत मेजर जो अर्थक्वेक जो भारत में आया था वो 8 अक्टूबर को 2005 में कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में आया था. बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अक्कर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. और उससे पहले जो मेजर अर्थक्वेक आया था वो 26 जनवरी 2001 में भुज डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात की भुज डिस्ट्रिक्ट में आया था. एक्टिविटी 15.5. यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी हुई है 15.5 जिसमें हमने क्या करना है, हमने अपने पेरेंट्स से जो है वो पूछना है अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक्स. ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं इनसे लाइफ और प्रॉपर्टी को जो इतना नुकसान होता है उसके बारे में हमने अपने पेरेंट्स से बात करनी है. कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज. और हमने कुछ पिक्चर्स भी कलेक्ट करनी है जिसमें हमें डैमेज जो है वो दिखाया जाए कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ दोज डेज. तो जब ये अर्थक्वेक्स आए थे तो जब उस वक्त जो डैमेज हुआ था, जो लॉस हुआ था, उसको हमने जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से हमने उसकी पिक्चर्स लेनी है और वो भी कलेक्ट करनी है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है. उसमें हमें क्या दिखाना है? सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक के दौरान और बाद में जो लोगों ने सफ़र हुए उसके बारे में हमने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है. तो ये काम जो है हमने कलेक्ट करके करना है. What is an earthquake? Earthquake होता क्या है? What happens when it occurs? जब ये आता है तो क्या होता है? What can we do to minimize its effects? इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? These are some of the questions
विच वी शैल डिस्कस बिलो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस लेसन में आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है? एक्चुअली में अर्थक्वेक क्या है? इट इज़ ए सडन, अचानक होने वाला कंपन है, सडन शेकिंग है या ट्रेम्बलिंग है अर्थ की। विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत थोड़े समय के लिए होती है। तो अर्थक्वेक है सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो अचानक धरती का हिल जाना और या अर्थ में धरती में कंपन पैदा होना जो कि बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। ये होता क्यों है? क्योंकि अर्थ के अंदर जो है, बहुत अंदर तक डीप इनसाइड द अर्थ जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है अर्थ में, जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो आते हैं। अर्थक्वेक्स अक्कर ऑल द टाइम, ये हमेशा आते रहते हैं क्योंकि धरती के अंदर जो है वो मूवमेंट जो है वो होती रहती है। तो अर्थक्वेक्स अक्कर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, तो धरती पर ये आते रहते हैं हमेशा। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, कई बार तो हम इन्हें नोटिस भी नहीं करते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट, और जो बड़े लेवल पे अर्थक्वेक्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं, और थोड़े बहुत जो अर्थक्वेक्स हैं जिन्हें हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं वो आते रहते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। तो बहुत लॉस होता है बिल्डिंग्स का, ब्रिजेस का, डैम्स का और पीपल का। देयर कैन बी ए ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। तो अर्थक्वेक के आने से जब धरती हिलने लगती है तो उसकी वजह से जो है वो फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकता है, पर्वत जो है वो हिल सकते हैं, गिर सकते हैं, सुनामी आ सकती है, समुद्र की लहरों में कंपन होने से समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठ सकती हैं जिसे हम सुनामी कहते हैं, और ये सब चीज़ें जो है वो अर्थक्वेक से हो सकती हैं। ए मेजर सुनामी अक्कर्ड इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। तो जो बड़ा मेजर सुनामी जो भारत में आया था वो इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 में आया था। तो मेजर सुनामी जो है वो इंडियन ओशन में आया था 26 दिसंबर 2004 में, और जितने भी कोस्टल एरियाज थे ओशन के चारों तरफ के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हुआ था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दी हुई है एक्टिविटी 15.6, जिसमें आपने क्या करना है, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपने वर्ल्ड का मैप लेना है। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया। तो वहाँ पे आपने ईस्टर्न कोस्ट को और भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उनको मार्क करना है उस मैप पे। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर डैमेज। और दूसरी कंट्रीज़ को भी मार्क करना है जो इंडियन ओशन के चारों तरफ है, जिसमें इस सुनामी की वजह से ज़्यादा प्रॉपर्टी, जो सुनामी की वजह से जो डैमेज हुआ था वो आपने शो करना है। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड। तो आपने जो डिवास्टेशन हुआ था, जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था भारत में सुनामी की वजह से, उसकी जानकारी आपने अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से और अपने नेबरहुड से आपने कलेक्ट करनी है। तो यही एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कारण क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि अर्थक्वेक जो है वो कहते किसे हैं, लेकिन ये जो अर्थक्वेक है इसके आने का क्या कारण है? तो यहाँ पे बूजो कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड on the horn of a bull, and when the bull shifts it to the other horn an earthquake take place. How could it be true? तो बूजो क्या कह रहा है कि जो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया है कि जब जो अर्थ जो है इज़ बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल, वो बुल के हॉर्न के ऊपर बैलेंस है, मतलब बुल के हॉर्न के ऊपर लोकेटेड है। एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न, और जब बुल इस अर्थ को एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न में शिफ्ट करता है एन अर्थक्वेक टेक प्लेस, तो अर्थक्वेक जो है वो आते हैं। तो हाउ कुड इट बी ट्रू? तो ये कितना सच है? तो आप देख रहे हैं कि अब हम जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो हमें मालूम है कि ये सारी बातें जो है वो ट्रू नहीं हैं। लेकिन पहले वाले टाइम में क्या होता था, जो पीपल थे दे डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। उनको अर्थक्वेक्स का जो है वो एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी डेवलप नहीं थी। देयर आइडियाज़ वर देयर फोर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरीज सच एज द वन टोल्ड बाय बूजोज ग्रैंड मदर। तो उनके जो आइडियाज़ थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? मिथ स्टोरीज, सिर्फ उनके आइडियाज़ ही थे, वो कहानियाँ ही थी
उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। जिस तरह से बूजो की ग्रैंडमदर ने कहानी बताई, इस कहानी में भी कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जस्ट आइडिया। सिमिलर मिथ्स वर प्रिवलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही मिथ जो थे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी प्रिवलेंट थे, क्योंकि उस समय जो है वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को अर्थक्वेक के ट्रू कॉज का पता नहीं था कि अर्थक्वेक जो है वो क्यों आते हैं। वॉट कुड कॉज ए डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ। तो ये जो डिस्टर्बेंस होती है अर्थ के अंदर, उसका कारण क्या है। नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। आज हम जानते हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर चुकी है, और आज हमें पता है कि ये जो शेकिंग ऑफ द अर्थ होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है डिस्टर्बेंस डीप डाउन inside the uppermost layer of the earth called the crust। तो जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डीप डाउन, बहुत अंदर की तरफ जब डिस्टर्बेंस होती है, उसकी वजह से ही धरती जो है वो उसमें कंपन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ आपको दिखाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो आपको अर्थ की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसमें अर्थ के अंदर का जो बिल्कुल इनसाइड का जो ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इनर कोर। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है दैट इज़ आउटर कोर, देन मेंटल, एंड देन जो आउटर का पार्ट है दैट इज़ नोन एज द क्रस्ट। तो हम जो रह रहे हैं वो अर्थ के आउटर पार्ट पर ही रह रहे हैं। जो बाहर का सरफेस है अर्थ का, उसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, ये एक पीस नहीं है, ये एक सिंगल पीस से नहीं बनी हुई है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, ये फ्रेगमेंटेड है, मीन्स इसमें कई पीसेस हैं। एंड ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और हर एक फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं, एज इट इज शोन इन फिगर 15.10। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन, और ये प्लेट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो उनमें मूवमेंट होती रहती है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, और जब मूवमेंट के दौरान वो एक दूसरे के ऊपर, ब्रश पास्ट वन अनदर मीन्स एक दूसरे के ऊपर से फिसलने लगती हैं, तो क्या होता है, और तो यहाँ पे आपको अर्थ प्लेट्स भी दिखाई गई हैं। दीज आर द अर्थ प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो ये डिफरेंट प्लेट्स दिखाई गई हैं जो अर्थ की क्रस्ट पे हैं। तो इन प्लेट्स में कंटिन्यूसली मूवमेंट जो होती रहती है, और जब ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलाइन, या टकराने की वजह से एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। उससे क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे फिसल जाती है, दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, उससे अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है। इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यही जो अर्थ के अंदर जो ये डिस्टर्बेंस होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, तो यही डिस्टर्बेंस जो है वो हमें अर्थक्वेक की फॉर्म में अर्थ के सरफेस पे नज़र आती है। तो यहाँ पे आपको शो किया गया है, ये आपको दिखाया गया है कोलाइडिंग। तो एक प्लेट जो है ये आपको दिखाएगी किस तरह से दूसरी प्लेट के नीचे जो है वो मूव हो गई है, जिसकी वजह से ये आपस में टकराई हैं, और टकराने की वजह से जो है वो अर्थ जो है वो उसमें कंपन सी पैदा होती है, जो हमें अर्थक्वेक की फॉर्म में अर्थ के सरफेस पे नज़र आती है। और इसी तरह से आपको यहाँ पे दिखाया गया है ब्रशिंग पास द प्लेट्स, किस तरह से जो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के से जो है वो फिसल रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैवलिंग होती है अर्थ की, और अर्थक्वेक जो है वो हमें नज़र आता है। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स। इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक्स, कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। अगर साइंटिस्ट अर्थक्वेक के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो क्या वो ये भी बता सकते हैं कि कब और कहाँ जो है वो नेक्स्ट अर्थक्वेक जो है वो स्ट्राइक करेगा। Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur। जबकि हमें ये तो मालूम है कि अर्थक्वेक का कारण क्या है, लेकिन अभी तक हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई कि वो ये प्रिडिक्ट कर सके कि कब और कहाँ जो है वो नेक्स्ट अर्थक्वेक जो है वो होगा। यहाँ पे पहेली कह रही है,
आई रेड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स, कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होते हैं, मीन्स जो धरती के अंदर विस्फोट होते हैं, उनकी वजह से भी धरती में कंपन प्रोड्यूस होती है। तो ये भी ठीक है, पहेली जो है वो बिल्कुल सही कह रही है। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन ए वॉल्केनो इरप्ट्स और अ मीटियोर हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज। तो ट्रैमर जो है वो धरती पर कैसे होते हैं, जबकि कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है, मीन्स कोई ज्वालामुखी का जो है वो विस्फोट होता है, या फिर कोई मिट्योर जो है वो धरती से टकराती है, या फिर कोई अंडरग्राउंड धरती के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसकी वजह से भी धरती में जो है वो कंपन प्रोड्यूस होती है। However, most earthquakes are caused by the movements of earth plate, लेकिन ज़्यादातर जो earthquake होते हैं उनके आने का कारण होता है movement of earth's plates, अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट का होना। Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones, क्योंकि earthquakes जो है वो प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से हो रहे हैं, तो जो प्लेट्स की बाउंड्रीज है वो क्या है, वीक जोन बन जाती हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक्स जो हैं वो ज़्यादातर आते हैं। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स। तो यही जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती हैं, जहाँ पे वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अक्कर, जहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादातर जो है वो आने की संभावना ज़्यादा होती है, उस वीक जोन को हम क्या कहते हैं, सिस्मिक जोन भी कह देते हैं, या फिर हम इसे फॉल्ट जोन भी कहते हैं। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटन्ड are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of Northeast, Run of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plain। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे भारत में अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सम एरियाज़ ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, कुछ साउथ इंडिया के जो एरियाज़ हैं वो भी इस जोन में आते हैं। फिगर 15.12 में आपको ये जोन जो है वो दिखाई गई हैं। मूवमेंट ऑफ इंडियन अर्थ प्लेट्स, तो ये आपको एरियाज दिखाए गए हैं जहाँ पे अर्थक्वेक के आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको ये हिमालयाज़ की रीजन्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्थक्वेक के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस रीजन में भी अर्थक्वेक के आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये आपको एरियाज़ दिखाए गए हैं जहाँ पे अर्थक्वेक के आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड द रिक्टर स्केल। तो अर्थक्वेक की पावर को हम जो है वो किस तरह से एक स्केल पर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना अर्थक्वेक जो है वो जो है आया, उसके मैग्नीट्यूड को जो है हम एक स्केल पे एक्सप्रेस करते हैं, जिस स्केल को हम क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। दिस स्केल इज नोन एज Richter scale. Really destructive earthquakes have magnitudes higher than 7 on the Richter scale. जो earthquakes बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जिनकी वजह से होती है, उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। रिक्टर स्केल पे 7 से ज़्यादा जब उनका मैग्नीट्यूड आता है तो वो अर्थक्वेक्स जो है उनकी वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जिससे काफ़ी लॉस होता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर देन 7.5। दोनों ही जगह पे जहाँ हमने पहले आपको बताया है यहाँ पे कि भुज में और कश्मीर में जो अर्थक्वेक्स आए थे उनका मैग्नीट्यूड जो था वो 7.5 से ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से उनकी जो डिस्ट्रक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था लाइफ का और प्रॉपर्टी का। यहाँ पे आपको बताया गया है द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स। जब धरती जो कांपती है तो कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह से जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि धरती के सरफेस पर जो है वो फैलती चली जाती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स। इन वेव्स को हम क्या कहते हैं, सीस्मिक waves. The waves are recorded by an instrument called the seismograph, और इन्हीं waves को हम इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सीस्मोग्राफ। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड। इस इंस्ट्रूमेंट में सिंपली क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है और पेंडुलम या फिर एक पेंडुलम होता है, विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रैमर्स अकर। जब ट्रैमर्स होता है, जब कंपन होती है तो वो वाइब्रेट करना शुरू करता है, और इसके साथ एक पेन अटैच होता है। अ पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। द पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव्स ऑन ए पेपर विच मूव्स अंडर इट। और ये पेन जो है इन वेव्स को एक पेपर पे रिकॉर्ड करता है जो कि इस पेन के नीचे मूव कर रहा होता है। बाय स्टडिंग दीज waves, scientists can construct a complete map of the earthquake as shown in figure
14। इन वेव्स को स्टडी करके साइंटिस्ट जो है एक पूरा मैप बनाते हैं अर्थक्वेक का, जैसा कि आपको फिगर 15.14 में दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये आपको मैप दिखाया गया है, मैप ऑफ द अर्थक्वेक साइंटिस्ट बनाया है। यहाँ पे जो है आपको ये पेंडुलम दिखाया गया है और ये पेन दिखाया गया है और ये पेपर है जिसके ऊपर ये वेव्स आ जाती हैं। जितना ज़्यादा कंपन ज़्यादा होगी उतनी ही वेव्स जो हैं ये ज़्यादा बड़ी आएंगी, जिससे साइंटिस्ट जो है वो ये पता लगा लेते हैं कि वेव्स जो है या इनका अर्थक्वेक का जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है। ये रिकॉर्ड हो जाता है और फिर ये मैप क्रिएट करते हैं जिससे वो बताते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन कितनी कर सकता है अर्थक्वेक। तो यहाँ पे बताया गया है आपको, बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक। तो पूरा मैप साइंटिस्ट इन वेव्स को स्टडी करके बना लेते हैं। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। वो ये भी अनुमान लगाते हैं कि ये जो अर्थक्वेक है ये कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे ये एपिसेंटर दिखाया गया है। एपिसेंटर हम उससे कहते हैं जहाँ पे फोकस, जहाँ से कंपन जो है वो शुरू हुई है, जहाँ से वो सेंटर जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है ट्रेमर। तो यहाँ ये एपिसेंटर दिखाया गया है, ये डीप इनसाइड द अर्थ जो है ये सेंटर है और फिर यहीं से जो वेव्स हैं वो स्प्रेड होती चली जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो काफ़ी दूर तक जो है ये वेव्स जाती हैं, जिससे काफ़ी दूर तक जो है वो धरती का हिलना, जो कंपन है वो हो सकती है। यहाँ पे आपको बताया गया है लाइक मैनी अदर स्केल्स इन साइंस रिक्टर स्केल इज़ नॉट लीनियर। जैसे साइंस में बहुत से स्केल्स होते हैं, वैसे ही जो रिक्टर स्केल है वो लीनियर नहीं है। दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 टाइम्स द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4। इसका मतलब ये है कि जो 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होता है और जो 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, उनमें जो डिफरेंस है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का, वो बहुत, ये नहीं है कि 1.5 टाइम्स होगा, वो इतना नहीं होता, बल्कि वो बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, इनफैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। अगर 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। एक्चुअली में अगर 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है और 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, इसका मतलब ये है जो 6 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो है वो 4 वाले से 1000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान करेगा। Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. I hope it is clear to you now. नेक्स्ट आपको यहाँ दिया हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। हम अर्थक्वेक्स से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। We know from the earlier pages that earthquakes cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. तो हमने ये समझा है कि जो अर्थक्वेक्स है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं कि वो कब आएगा और कहाँ आएगा। वी हैव ऑल्सो सीन, और हमने ये भी देखा है कि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने आप को हमेशा ऑल द टाइम हम प्रिकॉशंस लें जिससे कि हम इससे बच सकें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। तो जो लोग जो है वो सिस्मिक जोन में रहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, बहुत चांसेस होते हैं अर्थक्वेक के आने के, हैव टू बी स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर। वो जोन को स्पेशली प्रिपेयर करना चाहिए। किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दीज जोन्स शुड बी सो डिज़ाइंड दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रैमर। तो सबसे पहले तो इस जोन में जो बिल्डिंग्स होनी चाहिए वो इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए ताकि वो मेजर ट्रैमर को, ज़्यादा भूकंप आने पर उसको भी टॉलरेट कर सकें, तो उसको भी वो झेल सकें। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। तो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चली है ये बिल्डिंग को डिज़ाइन करने की, उससे ये संभव हो सकता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वैक सेफ। तो ये एडवाइस की दी जाती है कि ये जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनानी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और वो क्वैक सेफ होनी चाहिए ताकि वो भूकंप से सेफ रहें।
तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो इसके लिए क्वालिफाइड आर्किटेक्ट को या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कंसल्ट करना चाहिए जो इस तरह की बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं। इन हाईली सिस्मिक एरियाज द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो जहाँ पे ये अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे मड का या फिर टिम्बर का यूज़ करना चाहिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। वो ज़्यादा बेटर होता है बजाय कि हैवी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को यूज़ करने की बजाय। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, और रूफ को भी बिल्कुल हल्का रखना चाहिए इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स, ताकि भूकंप आने पर अगर स्ट्रक्चर गिरती भी है तो डैमेज विल नॉट बी हैवी, तो इससे नुकसान जो है वो ज़्यादा ना हो। इट इज़ बेटर इफ़ द कबर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली। और ये बेटर है कि जब बिल्डिंग डिज़ाइन की जाए तो उसमें जो कबर्ड्स हैं और शेल्फ हैं उनको वॉल्स के अंदर फिक्स किया जाए ताकि वो गिरे ना, सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली, ताकि वो आसानी से गिरे ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आपको दिया हुआ है, बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एट्सेट्रा सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। तो ये चीज़ें हैंग करते हुए जब हम वॉल क्लॉक्स लगाते हैं या फोटो फ्रेम्स या वाटर हीटर्स हैंग करते हैं तो हमें सावधान रहना है ताकि जो अर्थक्वेक आने की सिचुएशन में ये लोगों के ऊपर ना गिर सकें। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर, तो कई बार क्या हो सकता है कि कुछ बिल्डिंग्स में आग भी लग सकती है ड्यू टू एन अर्थक्वेक। तो इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। तो बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होने चाहिए और प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में होने चाहिए ताकि इन केस अगर कोई फायर वगैरह लग जाती है तो उस केस में सेव किया जा सके, प्रोटेक्शन ली जा सके। नेक्स्ट आपको बताया गया है यहाँ पे, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप नो हाउ टू मेक क्वैक रेजिस्टेंट हाउसेज। तो यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरह से क्वैक रेजिस्टेंट हाउसेज जो है वो बनाए जा सकते हैं। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, अगर अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप्स हमने लेने हैं जो हमें आगे बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इफ़ यू आर एट होम, कि अगर आप घर में हैं तो आप क्या कर सकते हैं और अर्थक्वेक आ जाता है। सपोज आप घर में हैं और अर्थक्वेक आ जाता है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। टेबल के नीचे हम शेल्टर ले सकते हैं और तब तक वहाँ रहना चाहिए जब तक कि ये जो ट्रैम्बलिंग हो रही है अर्थ की वो स्टॉप ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, टॉल या हैवी चीज़ों से दूर रहना है क्योंकि वो हम पर गिर भी सकती हैं। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, अगर आप बेड पर हैं तो बेड पर ही रहिए। प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिलो, और अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्ट रखें। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप बाहर हैं, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। तो आपने क्या करना है, अगर आप बाहर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, पावर लाइंस एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड। तो हमें एक ऐसी जगह देखनी है जो बिल्डिंग से, पेड़ों से और पावर लाइन से दूर हो, वहाँ पे हमें अपने आप को ग्राउंड पे बैठ जाना है। इफ़ यू आर इन ए कार और बस, अगर आप कार पर हैं या बस में हैं, डू नॉट कम आउट, तो बाहर नहीं आना चाहिए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रैमर स्टॉप। और हमें ड्राइवर को कहना चाहिए कि वो क्लियर स्पॉट जहाँ पे इस तरह की कोई बिल्डिंग्स या टॉल ट्रीज नहीं है वहाँ पे ले जाए गाड़ी को, और तब तक हमें गाड़ी से बाहर नहीं आना है जब तक कि ट्रैमर स्टॉप नहीं होता। तो इस तरह से हमें ये कुछ प्रिकॉशंस बताई हुई हैं जो कि इन केस अगर कभी अर्थक्वेक आ जाता है तो हम इस तरह से अपने आप को ये सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 15 डेट, जो कि यहाँ पे कंप्लीट है, ओवर है ये लेसन आपका यहाँ पे। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।